नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सोलंकी एक बार फिर बुद्धा क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं और आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज जो टॉपिक है वो स्टैटिक जीके होगा, स्थिर जीके होगा, जहां से एक से दो क्वेश्चन हमेशा बनते रहे हैं। आज मैं आपके सामने कई छोटे छोटे टॉपिक लेकर आया हूं जो परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते रहे। तो बात करें, जो पहला पॉइंट होगा आज जिसे हम पढ़ाएंगे, विवाह के 8 प्रकार। हिंदू विवाह के धर्म के 8 प्रकार के विवाह। उसके बाद जो दूसरा बात करेंगे, दूसरा जो बिंदु होगा, एक टॉपिक हो गया हमारा हिंदू विवाह के 8 प्रकार, दूसरा हिंदू धर्म के 16 संस्कार, तीसरा जो बात करेंगे सल्तनत काल में मुस्लिम कानून के 4 स्रोत। सल्तनत काल में मुस्लिम कानून के 4 स्रोत। उसके बाद जो टॉपिक देखेंगे उसमें टॉपिक होगा सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर। सल्तनत काल की बात करें तो भाई सल्तनत काल आती है आपकी 1206 से लेकर 1526 तक। ये आपका सल्तनत काल का समय है। किससे लेकर 1206 से लेकर 1526 तक सल्तनत काल मानी जाती है। ये सल्तनत काल की बात करें तो ये शुरू होती है कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के गुलाम से और अंत में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के ऊपर जाकर ये समाप्त होती है। ठीक है भाई। उसके बाद बात करेंगे सल्तनत काल में ही जो सेना का वर्गीकरण होता था, सल्तनत काल में ही जो सेना का वर्गीकरण होता था, बर्नी ने उसे कितने प्रकार से बांटा है। एक हो गया, 2, 3, 4, 5 बिंदु ये हो गए। और आज जो प्रयास होगा और टॉपिक का 5 टॉपिक ये हो गए और बाकी बचे 4। आज हम आपको बताएंगे कोहिनूर हीरे का इतिहास। कोहिनूर हीरा सर्वप्रथम कहाँ था और आज कहाँ पर है। आज कहाँ पर है। जजिया कर के बारे में एक क्वेश्चन बनता रहा है, इस पर भी चर्चा होगी। ठीक। पर्दा प्रथा ये कैसी प्रथा है, किसने शुरू की, कब हुई, इन सब पर चर्चा होगी। और लास्ट में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसे देखना ना भूलें, अकबर के नवरत्न आपको मैचिंग के लिए, मिलान के लिए भी देता है और वैसे सिंगल में भी आपसे पूछ लेता है कि अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे, उनके कार्य क्या थे। ये सब क्वेश्चन हमेशा परीक्षाओं में बनते रहे। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 बिंदु से। आपको बताया आज 9 पॉइंट हैं जिन पर डिस्कस होगा। ठीक। पहला विवाह के 8 प्रकार, दूसरा हिंदू धर्म के 16 संस्कार, तीसरा सल्तनत काल में मुस्लिम कानून के 4 स्रोत, सल्तनत काल में 5 प्रकार के टैक्स कर, और बर्नी के अनुसार, इतिहासकार बर्नी के अनुसार सल्तनत काल में सेना को विभाजित किया गया था, कैसे कैसे इसके बारे में, और कोहिनूर हीरे का पूरा इतिहास बताया गया है। जजिया कर के बारे में, पर्दा प्रथा की बात होगी और अकबर के नवरत्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। शुरुआत करते हैं। चलो पहली हिंदू धर्म के विवाह के 8 प्रकार। विवाह के 8 प्रकार की मैं बात करूं तो इनमें जो सबसे ज़्यादा, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं वो 4 हैं। कौन से? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये उत्तम माने गए हैं हिंदू धर्म के अनुसार या किसी भी धर्म के अनुसार। इन विवाह को बहुत ज़्यादा उचित माना गया है। ये 4 नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद एक एक विवाह को पढ़ेंगे तेजी से। बात करते पहले इन 2 विवाहों की बात करते हैं। इन 2 की बात करते हैं। पहले देखते हैं ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह की बात करें तो इस विवाह में कन्या के माता पिता उसे वस्त्र और आभूषण देकर, है ना, आभूषण देकर या उसे पहनाकर वर पक्ष को सौंपते हैं। यह विवाह सब 8 के 8 प्रकार के विवाह में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, ब्रह्म विवाह। उसके बाद देव विवाह की बात करें, इस प्रकार के विवाह में यज्ञ करने वाले ऋषि के साथ कन्या का विवाह किया जाता था। यज्ञ करने वाले ऋषि के साथ कन्या का विवाह किया जाता था, इसे देव विवाह कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट 2 हो गए। फिर उसके बाद इन 4 ये कितना हो जाएगा भाई? 3 देखते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 देखते हैं
आर्ष विवाह। कौन सा? आर्ष विवाह की बात करें, आर्ष विवाह इस प्रकार के विवाह में वर को दो गाय दी जाती थी। आर्ष विवाह में भैया अपना जीवन यापका के लिए अपना करिए, दो गाय इसमें दी जाती थी। प्रजापत्य विवाह की बात करूं मैं, इसमें माता पिता वर को, क्या भैया, कन्या के माता पिता से वर कन्या सौंपने का आग्रह करता था। यहाँ क्या करता है? वर मांगता है कन्या को उसके माता पिता से। ठीक। नेक्स्ट, राक्षस विवाह की बात करें, इसमें वर सोती हुई कन्या का अपहरण करता है और उससे विवाह करता है। अपहरण के बाद विवाह करता है वर पक्ष कन्या से। नेक्स्ट करते भाई, ये फिर करते हैं गंधर्व विवाह। कौन सा भाई? गंधर्व विवाह की बात करें तो गंधर्व विवाह में, इस विवाह में वर एवं वधू आपस में प्रेम हो जाने के बाद इसका विवाह आपसी सहमति से, क्या होता है? ये सहमति के बाद गंधर्व विवाह होता है। ठीक है। और आर्टिकल 21 इस प्रकार की आज़ादी भी देता है। आर्टिकल 21 जीवन साथी चुनने का अधिकार भी देता है। कौन सा? आर्टिकल 21। ठीक भैया। गंधर्व विवाह टाइप से। असुर विवाह, इसमें भी क्या होता है? वर या वधू, क्या भैया, इसमें शुल्क दिया जाता है। क्या? इसमें शुल्क की बात करता है, शुल्क के बाद विवाह होगा। पैशाच विवाह, अंतिम विवाह, इसमें भी वर सोती हुई कन्या का अपहरण करता है, बलपूर्वक उठा के ले जाता है और फिर उसके साथ विवाह करता है। ठीक। ये 8 प्रकार के विवाह देखे आपने। नेक्स्ट तेजी से करते हैं, अब 9 पॉइंट जिन्हें निपटाना आज। बात करते हैं हिंदू धर्म के 16 संस्कार, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों की बात करें तो सबसे पहले गर्भाधान, एक एक पहले बात कर लेते हैं, एक एक को उठाते समय इतना नहीं है, छोटी वीडियो बनाने का प्रयास है। क्या भैया? गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार संतान उत्पन्न करने के लिए पुरुष एवं स्त्री द्वारा जो संस्कार किया जाता है उसे क्या गर्भाधान संस्कार कहते हैं। पुष्पवन संस्कार, स्त्री द्वारा गर्भधारण के तीसरे, चौथे, 8वें महीने में यह संस्कार किया जाता है। जब स्त्री गर्भधारण कर लेती है उसके तीसरे, चौथे और 8वें महीने में इस संस्कार को किया जाता है। नेक्स्ट बढ़े, इसमें स्त्री द्वारा संकल्प लिया जाता है कि गर्भ को नुकसान न पहुंचे, ऐसा कोई वो कार्य नहीं करेगी। किसमें? पुष्पवन संस्कार में। क्या भैया? सीमांतों संस्कार, इसकी मैं बात करूं तो इसमें आपको बताया है गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा के लिए किए जाने वाला संस्कार है। इसमें इस संस्कार द्वारा स्त्री के गर्भधारण की सूचना दी जाती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट करूं भैया। नेक्स्ट करते हैं जातकर्म। कौन सा भाई? जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार, जातकर्म की बात करें, बच्चे के जन्म के बाद पिता अपने शिशु को घृत मधु चटाता है और दीर्घ आयु की प्रार्थना करता है, लंबी आयु की प्रार्थना करता है। इसे जातकर्म संस्कार कहते हैं। नामकरण संस्कार, शिशु का नाम रखा जाता है, बड़ा बेसिक सा। निष्क्रमण संस्कार, ये क्या रहा है? बच्चे के जन्म के 12 दिन से लेकर चौथे महीने तक के बीच किसी भी दिन बच्चे को घर से बाहर निकलने के अवसर दिया जाता है। आज ठीक है, क्या है भैया? 12 से लेकर चौथे महीने के बीच में बच्चा घर से बाहर निकलता है। उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार, शिशु को छठे महीने में अन्न खिलाया जाता है। क्या खिलाया जाता है? बच्चे को छठे महीने में अन्न खिलाने का संस्कार की व्यवस्था है। उसके बाद भाई करें चूड़ाक्रम संस्कार। चूड़ाक्रम संस्कार की बात करें तो इसके तहत शिशु को तीसरे 8वें वर्ष के बीच कभी भी मुंडन कराया जाता है। इसे चूड़ाक्रम संस्कार के नाम से जाना जाता है। कर्णभेदन संस्कार, कर्णभेदन संस्कार रोग से मुक्ति से बचाने के लिए बच्चे को आभूषण पहनाने की परंपरा है, एक संस्कार है, इससे अपनाया जाता है। विद्यारंभ, किसकी भैया? विद्यारंभ, 5वें वर्ष बच्चे को अक्षर ज्ञान कराया जाता है, इसे विद्यारंभ संस्कार की बात करते हैं। नेक्स्ट करें भैया, आगे बढ़े तेजी से। बात करें नंबर उपनयन संस्कार। इस संस्कार के पश्चात बालक द्विज हो जाता है।
इस संस्कार के बाद बच्चों को संयमी जीवन व्यतीत करना पड़ता है और बच्चा इसके बाद शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता है। किस कब भैया? उपनयन संस्कार के दौरान। ठीक है। वेदारंभ संस्कार, बच्चा को यहाँ वेदों की पढ़ाई पढ़नी होती है। केशांत संस्कार, यहाँ बच्चे की दाढ़ी मूछ कटानी होती है 16 वर्ष का हो जाने पर। ठीक, स्क्रीनशॉट लेते हैं भाई, स्क्रीनशॉट लें। समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार की बात करें तो समावर्तन में विद्या अध्ययन समाप्त होने के बाद बच्चा घर लौटता है और ब्रह्मचार्य आश्रम समाप्ति का यह सूचक होता है। समावर्तन संस्कार क्या भैया? कि भैया आपका ब्रह्मचार्य समाप्त हुआ और आप अब ये क्या है, अब विवाह संस्कार में आपको विवाह सूत्र में बांध दिया जाता है। उसके बाद अंत में फाइनल जो दुनिया का सच है, अंत्येष्टि संस्कार। ये रियलिटी है, सच्चाई है, ये संस्कार होना निश्चित है। निधन के बाद होने वाला संस्कार क्या कहलाता भैया? अंत्येष्टि संस्कार कहलाता है। 2 पॉइंट हो गए हमारे, कौन से? एक तो विवाह के 8 प्रकार, दूसरा हिंदू धर्म के 16 संस्कार। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट करते हैं सल्तनत काल में मुस्लिम कानून के 4 स्रोत। ये वो टॉपिक है भाई जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता रहा है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से और एक एक बिंदु को नोट करें, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में मुस्लिम कानून के 4 स्रोत। फिर बता दूं सल्तनत काल का टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, सबको पता होगा। सल्तनत काल का टाइम ड्यूरेशन क्या है भैया? वही अभी अभी मैंने आपको बताया। सल्तनत काल का जो समय है वो आपका कितना, 1206 से लेकर 1526 तक आपका ये सल्तनत काल चलती है। 1200 कितना 6 से लेकर 1526 तक, ऐबक से लेकर आपका इब्राहिम लोदी तक, पानीपत के युद्ध तक ये सल्तनत काल का समय है। ठीक है। अब इसके चार कानून बताए हैं। 4 कौन कौन से हैं? पहला थोड़ा ऊपर करते हैं इसे। 4 कौन कौन से हैं भाई? ये क्लियर है? सल्तनत काल के 4 कानून बता रहे हैं, नोट करिए। 4 कौन कौन से हैं देखते हैं। 4 कौन कौन से हैं? नंबर 1, 4 कुरान, मुस्लिम कानून का प्रमुख स्रोत। कुरान क्या भैया? इस्लाम का कानून प्रमुख स्रोत, कानून का प्रमुख। हदीस, पैगंबर के कथनों एवं कार्यों का उल्लेख, पैगंबर के कहे उनका उल्लेख की बात करता है। इज्मा क्या है भैया? मुजहिद द्वारा व्याख्या, जो कानून जो इस्लाम के जो मौलाना मौलवी कह दें या धर्मगुरु कह दें, ठीक है, उनके द्वारा जो विचार दिए गए हैं, व्याख्या की गई है कानून की, ये है सब। कयास क्या है? तर्क अथवा विश्लेषण के आधार पर कानून का विश्लेषण हो, तर्क के आधार पर हो, ऐसे ही नहीं। ये क्या है? कयास। तो इस्लाम के सल्तनत काल के 4 स्रोत रहे हैं कानून के। कौन कौन सा? कुरान, हदीस, इज्मा और कयास। मैच करवा लेगा और एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा क्या किससे रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट बिंदु है आज का सल्तनत काल के 5 कर। सल्तनत काल के 5 कर, ये वो बिंदु हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, जो हमेशा परीक्षाओं से पूछे जाते रहे हैं। एक ना एक क्वेश्चन आपका बनता ही है, तो मैंने क्यों ना एक वीडियो में सारा कॉलेज खत्म, कई सारे क्वेश्चन, जैसा आपको पता होगा पेट का लेखपाल का क्लियर हो गया कि आपको 62.96 पर ये लिस्ट लगी है, ठीक है, और कई सारी कैटेगरीज के अलग अलग लगी है, तो उसका लाभ अब पटवारी का पेपर होगा, तो उम्मीद करता हूँ एक नए क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलेगा इस वीडियो से। तो वो सल्तनत काल फिर बता दूँ, वही 1206 से लेकर 1526 तक, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये टाइम ड्यूरेशन है। इसमें कर जो थे वो कर कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के कर थे। उर्स कर, खराज, खमश और जकात। अच्छा, एक और भी है इसमें जो छूटा है, वो कौन सा? जजिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कर है। और इस वीडियो में जजिया कर के बारे में मैंने शुरू से लेकर अंत तक, मतलब मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 1712 से लेकर और लास्ट 1720 तक, मोहम्मद शाह के समय तक, रंगीला बादशाह के समय तक एक एक चीज़ को स्पष्ट किया है। कब किसने, कहाँ, कैसे, कब कब हटाया, कब कब
लगाया, इस सब की पूरी व्याख्या की है आज मैंने इसके बारे में। तो फिलहाल बात कर लेते हैं ये जो पांचवा कर है, इस पांचवें कर को भी और मेंशन कर लेते हैं, थोड़ा देखते हैं कौन सा भैया ये कर है, आपका दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर देता हूं भाई, है ना। ये कौन सा, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, उर्श, खराज, खुमस, जकात और जजिया, ये 5 प्रकार के कर हैं। उर्स मुसलमानों से लिए जाने वाला एक भूमि कर था, लैंड टैक्स था। उसके बाद खराज मुसलमानों पर ही एक प्रकार का धार्मिक टैक्स था, गैर मुसलमानों पर एक धार्मिक टैक्स था। उसके बाद खुमस की बात करूं मैं, खुमस क्या था, लूट पाट और खानों व भूमि से किए जाने वाले खजानों से प्राप्त था। जब सेनाएं एक दूसरे को लूटती थी, दूसरे राज्य पर आक्रमण करती थी, तो वहाँ जो लूट पाट का जो माल होता था उसमें राजा के साथ साथ जो सेना हुआ करती थी उसकी भी हिस्सेदारी को क्या बोला गया, खुमस बोला गया। ये जकात, जकात क्या था, ये मुसलमानों पर धार्मिक कर था। और जजिया कर, जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला कर था, जिसकी शुरुआत 712 में, जिसकी शुरुआत 712 में हुई और अंत भैया 1720 में हुआ। कासिम ने इसकी शुरुआत की, है ना, कासिम ने इसकी शुरुआत की और अंत किसने किया, अंत मोहम्मद शाह ने किया। और आरंभ किसने किया भैया, इसे आरंभ किया किसने, आरंभ किसने किया भाई, आरंभ मोहम्मद बिन कासिम ने किया, तो अंत मोहम्मद शाह ने किया। जजिया कर, जजिया कर के बारे में मैंने बताया, आगे बहुत बढ़िया से एक एक चीज को समझाया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। बरनी के अनुसार सल्तनत काल का वर्गीकरण, बरनी के अनुसार सल्तनत सेना का वर्गीकरण। फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि भाई ये पूरा का पूरा बताया है, ये भी 5 प्रकार 5 टाइप से बांटा है। बता देते हैं थोड़ा सा, पहले ये देखिए आप, सल्तनत काल एक बार फिर बता देता हूं मैं। सल्तनत काल का जो टाइम ड्यूरेशन है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि बच्चे गलत मत करना इस बात को, 1206 से लेकर 1526 तक। गौरी के गुलाम ऐबक से लेकर, गौरी के गुलाम ऐबक से लेकर ये आपका लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 तक ये आपकी सल्तनत काल की स्थिति होती है। और बरनी जो एक इतिहासकार हैं, जियाउद्दीन बरनी जो एक इतिहासकार हैं, उन्होंने इस सेना को, सल्तनत काल की सेना को इन भागों में विभाजित किया है। ये कौन कौन से हैं, स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आके थोड़ा जूम करके इसे बताता हूं। चलिए, ये जो टाइम, ये जो है, ये आपके कितने हैं, ये दिख रहा होगा, ठीक। ये जो आपके हैं, ये पहला है सरखेल, क्या होता था, सरखेल, सिपह सालार, अमीर, मलिक और खान। ये 5 प्रकार के सल्तनत काल की चीजें थी, और ये 5 प्रकार की हुआ करती थी। तो देखिए, पहला जो सरखेल होता था वो 10 घुड़सवारों का प्रधान होता था। सरखेल क्या होता था, 10 घुड़सवारों का मुखिया। और सिपह सालार क्या होता था, इन 10 सरखेल का मुखिया, 10 सरखेल का मुखिया। और अमीर जो होता था, इन 10 सिपह सालार का मुखिया। मलिक 10 अमीरों के ऊपर हुआ करता था। और बाद में बात करूं मैं किसकी, खान की बात करूं, तो जो खान हुआ करता था ये 10 मलिकों पर हुआ करता था, और यही मुख्य सर्वोच्च सेनापति हुआ करता था। ठीक है भैया, खान क्या होता था, सेना का सर्वोच्च सेनापति। राजा के बाद, बादशाह के बाद या सुल्तान के बाद जो मुखिया होता था, सुल्तान के बाद जो मुखिया होता था वो कौन होता था, सेना का खान, और इसी बोला जाता सर्वोच्च सेनापति। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लें इसका, आगे बढ़ता हूं मैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट, सॉरी, आगे देखते हैं कोहिनूर हीरे का इतिहास। कोहिनूर हीरे का इतिहास देखिए कि कोहिनूर हीरा कहाँ था। शुरुआत करें तो इसकी सबसे पहले कोहिनूर हीरे का इतिहास देखिए। ये अभी वो दिल्ली सल्तनत का समय चल रहा है भाई। दिल्ली सल्तनत समय मतलब ये आपका खिलजी वंश के दौरान, खिलजी वंश की बात है।
ठीक है, किस वंश की बात है? खिलजी के वंश की बात हो रही है। तो कोहिनूर हीरे की बात करें तो कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया। किस खान से निकाला गया भैया? गोलकुंडा की खान से निकाला गया। ठीक, गोलकुंडा की खान से निकाला गया है। जब निकाला गया था, जब ये निकाला गया था तो उस समय इसका जो टोटल वेट था वो कितना था? कितना भैया? 21.6 था, 21.6 ग्राम का था। और कैरेट की बात करें तो 105 कैरेट का था ये। कहाँ से मिला, किसके पास था ये? तो ये तेलंगाना के, वर्तमान जानते हैं आंध्र प्रदेश आज 2 जून 2014 को अलग होकर तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया है। ठीक है, यहाँ का शासक थे प्रताप रुद्रदेव। कौन थे भाई? प्रताप रुद्रदेव। पहली बार हीरा इनके पास से अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा है। कहाँ पहुंचा है? अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा है। और ये जो पहुंचाया है ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने 1310 में पहुंचाया। कब पहुंचाया? 1310 में। मलिक काफूर ये अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति था, एक सेनापति था जिसके अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर ये दक्षिण भारत अभियान पर गया था। बात करें उसके बाद जो कोहिनूर हीरा की जो बात करते हैं, फिर कहाँ दिखता है कोहिनूर हीरा? बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध। सही बात है भाई, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, छोटी बात। आगे बढ़ते हैं तो भैया यहाँ ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह से ये हीरा राजकुमार हुमायूं के पास पहुंचा। जैसा आपको पता होगा भाई 30 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, 30 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद जो मुगल सिंहासन पर बैठता है वो कौन बैठता है? हुमायूं बैठता है। और हुमायूं जो बैठता है वो 1530 से लेकर 1556 तक गद्दी पर बैठता है। 30 से लेकर 26 तक गद्दी पर बैठता है। और हुमायूं का जो काल होता है उसे आप 2 पार्टों में बांट सकते हैं। 2 पार्टों में कैसे बांट सकते हैं इनके शासन को? 2 में। पहला 1530 से लेकर 1540 तक, 1540 तक। और दूसरा जो फेज है इनका, दूसरा 1555 से लेकर 56 तक का ये दूसरा फेज इनका निकल के आता है। ठीक है भैया, निकल के आता है। तो ये समय है इनका। अब बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लें भाई, मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। बात करते हैं कि उस समय इसकी कीमत क्या थी, कोहिनूर हीरे की कीमत थी क्या उस समय। इसकी मैं बात करूं आपको, मैंने इसमें बड़ा स्पष्ट किया है, एग्जाम रिलेटेड बताया है कि भाई उस किसके पास था? सीधा अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगर इसकी कहीं चर्चा होती है तो हुमायूं के पास होती है, और वो भी विक्रमजीत सिंह के द्वारा दिया गया होता है। उस समय की इसकी कीमत की बात करूं मैं तो इसका जो वजन था वो 320 रत्ती था। और इस समय इसकी वो कीमत थी कि ये पूरे संसार को 2.5 दिन भोजन करा सकता था, खाना खिला सकता था। ये इसकी कीमत थी, पूरे संसार के लिए 2.5 दिन के भोजन की व्यवस्था थी। ये कीमत उस समय इसकी रही। और इसीलिए भारत को क्या बोला जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहने का कोई रीजन ये ना था कि भाई बहुत बड़ी सोने की कोई चिड़िया हुआ करती थी। भारत खनिज संपदा से बहुत ज़्यादा समृद्ध था, उस समय की कंडीशन ये थी। नेक्स्ट आगे बात करें भाई हम, चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं। और कोहिनूर हुमायूं के बाद या कोहिनूर हीरा दक्षिण के शासकों के पास चला गया। एक बार जहां से आया फिर वहीं चला जाता है, जहां से आता है वहीं चला जाता है। यहां तक करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कहां से क्या स्थिति थी। नोट करते चलें, स्क्रीनशॉट लेते चलें। हुमायूं के बाद फिर ये कहां चला जाता है? दोबारा दक्षिण भारत चला जाता है। और ये वजीर गोलकुंडा के जो वजीर थे मोहम्मद सैयद मीर जुमला ने एक बार फिर इसे शाहजहां को भेंट कर दिया। ठीक भैया, बात करेंगे किसको? अलाउद्दीन को किससे मिला? अलाउद्दीन को किससे मिला? रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव से मिला। हुमायूं को किससे मिला? विक्रमजीत सिंह से मिला। फिर दोबारा दक्षिण भारत चला जाता है। शाहजहां को किससे मिला? वजीर मोहम्मद सैयद मीर जुमला से मिला।
ठीक है भैया। उसके बाद क्रम से ये राज कहाँ भैया, ये हीरा मुगल शासकों के राज मुकुट में दर भाई शाहजहां के बाद आप बताओ औरंगजेब, उसके बाद और आता रहता है ये, ठीक है, ऐसे क्रम चलता रहता है। उसके बाद एक आक्रमण होता है, यहाँ एक आक्रमण होता है, कौन, किसके समय, मोहम्मद शाह के समय 1739 में। और यहाँ जो ईरान का जो नेपोलियन कहा जाता था नादिर शाह इसे लूटकर यहाँ से ले जाता है, ठीक है। और इसकी नादिर शाह की मृत्यु के बाद भाई ये एक बार हीरा किसके पास, उसके मुख्य सेनापति अहमद शाह अब्दाली जिसे नादिर शाह युग का मोती दुर्रे दुरानी अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली को देकर चला जाता है। लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ता हूं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद अब्दाली के बाद यह शाह शुजा को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है, शाह शुजा को प्राप्त होता है। और भैया शाह शुजा के बाद यह है कहां जाता है भैया, शाह शुजा के बाद भैया ये 1809 में कोहिनूर अफगान के शासक ने राजा रणजीत सिंह को भेंट कर देते हैं। अहमद शाह अब्दाली शाह शुजा को देकर चला जाता है और शाह शुजा महाराजा रणजीत सिंह को इसको भेंट कर देते हैं। और उसके बाद रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र दिलीप सिंह के पास पहुंचता है। और भैया उसके बाद 49 में गुजरात के युद्ध में अंग्रेजों से दिलीप सिंह को यह प्राप्त होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते बात करते भैया, आज वर्तमान में बात करें तो 3 टुकड़ों में है। कितने टुकड़ों में भैया, 3 टुकड़ों में है। एक ब्रिटिश म्यूजियम में है और 2 महारानी के मुक्तों में है। आज हमारा कोहिनूर हीरा ये कितने टुकड़ों में बट गया भैया, 3 टुकड़ों में बट गया है। कितने में, 3 टुकड़ों में। एक टुकड़ा ब्रिटिश म्यूजियम में रखा है ना, संग्रहालय में रखा है, और 2 टुकड़े महारानी के मुकुट में लगे शोभा बढ़ा रहे। तो ये था भैया कोहिनूर हीरे का इतिहास, ठीक है। कोहिनूर हीरे का इतिहास आप देख रहे हैं कहां से शुरू हुआ था, गोलकुंडा से शुरू हुआ था, कहां जाकर खत्म हुआ, ब्रिटेन जाकर खत्म हुआ। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं जजिया कर की, जजिया का इतिहास। देखिए भाई जजिया कर का इतिहास, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई जजिया कर की मैं बात करूं तो भाई जजिया कर की शुरुआत 712 में शुरू हुई और अंत इसका कब हुआ, 1720 में इसका अंत हो जाता है। 1720 में इसका अंत हो गया था जजिया कर। भाई जजिया कर कितना, 712 में शुरू हुआ और अंत कब हुआ, 1720 में। भाई ये भी डाटा आप अपने पास संभाल कर रखिए, ठीक है। 1720 में ये डाटा, ठीक। ये आगे बढ़ते हैं भाई। अब जजिया कर इसे किस नाम से, मुंडकर के नाम से भी जाना जाता था। सबसे पहले ये यहूदियों और ईसाइयों से वसूलते थे, ठीक। उसके लेकिन भारत में मुसलमान शासकों ने इस कर को लगाने का जो उद्देश्य था, उन्होंने बताया था कि जहां पर इस्लाम का कानून होगा, जहां इस्लाम के लोग निवास करेंगे, वहां गैर इस्लामिकों को यह टैक्स देना होगा, ठीक। तो सबसे पहले भाई जैसा मैंने आपको बताया, सिंध पर आक्रमण करने वाले प्रथम अरब अरबी कौन भैया, प्रथम अरबी कौन है, देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी शुरुआत की थी। कब की थी, 712 में। और यह भी क्लियर हो गया हमारा, पहला अरब आक्रमणकारी कौन हो गया भैया, मोहम्मद बिन कासिम हो गया। उसके बाद थोड़ा आगे मैं बढ़ूं, स्क्रीनशॉट लेते हैं भैया थोड़ा सा। सल्तनत काल में द्वारा इस कर वसूल पूरे क्या भैया सभी हिंदुओं से लिया गया। किससे लिया गया, सभी हिंदुओं से ये इस टैक्स को लिया गया है, सभी हिंदुओं से। किस पर नहीं लगाया जाता था, असल में मैं आपको बता दूं, ये मोहम्मद बिन कासिम ने जब इसे शुरू किया तो ये टैक्स किस पर, गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। और लगाया किस पर नहीं जाता था, बच्चे, बूढ़े, अपाइज, महिला, साधु, सन्यासी और भिखारियों पर यह टैक्स नहीं लगाया जाता था। यहाँ तक कि ब्राह्मणों पर भी यह टैक्स नहीं लगाया जाता था।
लेकिन ब्राह्मणों पर जो टैक्स लगाने की शुरुआत करते हैं वो कौन करता है? शुरुआत कौन करता है भैया? शुरुआत करता है फिरोज शाह तुगलक। वो फिरोज शाह तुगलक जिसके समय में सबसे ज्यादा गुलाम की संख्या हुआ करती थी, वो फिरोज शाह तुगलक जिसने भारत में नहरों का बड़े स्तर पर निर्माण कराया, वो फिरोज शाह तुगलक जिसने भारत में बड़े बड़े बागान लगवाए। ठीक है, और उस फिरोज शाह तुगलक की बात करूं, उसने दीन दुखियों के लिए अलग अलग विभाग की स्थापना की थी, दीवान खैरात की स्थापना की थी, कई सारी संस्थाएं उसने एस्टेब्लिश की थी। बात करें कि भाई जजिया कर को अकबर द्वारा पहली बार कब समाप्त किया गया? अकबर द्वारा जजिया कर 1562 में समाप्त किया। अकबर ने असल में एक साथ कई सारे कर, सबसे पहले 1562 में उसने क्या खत्म किया? दास प्रथा को समाप्त किया। किसे? दास प्रथा को समाप्त किया। 1563 में उसने तीर्थ यात्रा कर, कौन सा? तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, और 64 में जजिया कर को समाप्त किया। आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट अगला देखते हैं और बिंदु। उसके बाद बात करते हैं इस्लाम के कट्टर औरंगजेब ने एक बार फिर से शुरू कर दिया। औरंगजेब ने, अकबर ने समाप्त किया, लेकिन औरंगजेब ने एक बार फिर, अकबर ने समाप्त कब किया भैया? 1564 में समाप्त किया था, लेकिन एक बार फिर किसने? औरंगजेब ने इसे शुरू कर दिया। औरंगजेब ने शुरू करा, अकबर ने समाप्त किया था, यहां समाप्त किया था, अकबर ने समाप्त, अकबर द्वारा समाप्त किया गया था। और आगे बढ़ के चले, औरंगजेब के बाद जो शासक हुए उनमें फर्रुखसियर ने इस जजिया कर को समाप्त कर दिया था। फर्रुखसियर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, लेकिन 1719 में एक बार फिर इसे वसूला जाने लगा, और इन वसूल करने वालों में उस समय जो भारतीय गुट के जो सैयद बंधु थे, जिन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता था, उन्होंने दो शासक, रफी उद्दरजात और रफी उद्दौला जैसे दो असहाय अयोग्य शासकों को बनाया था। उनके द्वारा इसे एक बार शुरू किया गया था, लेकिन मैं बात करूं अंतिम रूप से इसे समाप्त करने का जो श्रेय जाता है वो 1720 में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, 1720 में मोहम्मद शाह ने इसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। उसके बाद ये कर कभी नहीं लगाया गया। ले स्क्रीनशॉट, बढ़ता हूं मैं आगे। चलिए भाई, जजिया कर को कुछ इतिहासकार ने भूमिका तथा कुछ व्यक्ति कर मानते थे। यह गैर मुसलमानों पर, कई बार मैंने आपको बताया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये, जैसा मैंने आपको बताया, इस्लाम के अनुसार गैर मुस्लिम राज्यों में रहने वाले लोगों से ये लिया जाता था। जजिया कर नामक कर अदायगी के बाद उन्हें संरक्षण व सुरक्षा दी जाती थी कि आप हमें टैक्स दीजिए, हम आपको सुरक्षा देंगे, इसकी बात करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा चलिए देखते हैं और क्या कहता है। फाइनल करते हैं, यह कर आय के अनुसार 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 3 भागों में यह विभाजित था। धनी वर्ग से 40, मध्य वर्ग से 20, और जो सामान्य वर्ग था उससे 10% वार्षिक वसूला जाता था। ये इसे वसूल करने वाले को या देने वाले को, इस कर को देने वाले को जिमी कहा जाता था। क्या? जो इस टैक्स को जो पेड कर रहा था उसे जिमी कहा जाता था। और जैसा मैंने आपको बताया, स्त्रियां, बच्चे, भिखारी, पुजारी, साधु, पंडित इन सबसे वंचित थे, उनसे ये टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते भाई, अगला पॉइंट देखते तेजी से। पर्दा प्रथा। क्या भैया? पर्दा शासन। ये क्या था? पर्दा शासन बहुत शानदार क्वेश्चन, हमेशा आयोग का, किसी भी आयोग का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा ये पर्दा शासन। ठीक है, पर्दा शासन की मैं बात करूं तो पर्दा शासन की बात हो बैरम खां के पतन के बाद। तो आपको पता होगा बैरम खां का पतन कब हुआ था? सबको पता है 1556 में बैरम खां का पतन हो जाता है। बैरम खां अकबर के संरक्षक थे, हुमायूं के बहुत बड़े शागिर्द थे, सहयोगी थे, है ना। तो उनके बाद उनकी जो अकबर के हरम में स्त्रियों के प्रभाव में आ जाने के कारण इसे हस्तक्षेप का प्रभाव माना गया। ठीक है, और इस समय क्या हुआ, जब अकबर जो टाइम ड्यूरेशन है, मैंने आपको बताया अकबर का जन्म, भाई सबको पता है अकबर का जन्म 42 में 1542 में हुआ। जब अकबर का जन्म हुआ 1542 में, तो इसका असल में इनके जो पिता थे हुमायूं, वो दर दर के ठोकर खाते घूम रहे थे, और उनके सामने क्योंकि एक बड़ी ताकत थी शेरशाह सूरी या शेर खान।
ठीक है, उनसे बसते बसते घूम रहे थे। तो शुरुआत में ये अपने चाचा अस्करी के पास, हिंदाल और अस्करी के पास रहते हैं शुरुआती चरण में 1-2 साल। उसके बाद इनके पिता हुमायूं वापस आ जाते हैं 1545 में और इन्हें अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद इसके जो गुरु, इनके जो मुख्य सेनापति बैरम खां के अधीन आ जाते हैं। और यहाँ बैरम खां से जैसे ही तिलवाड़ा के युद्ध में ये फ्री होते हैं, उनसे आज़ाद होते हैं, उनसे मुक्त हो जाते हैं, तो इनकी जो धायमा थी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था, पोषण किया था, ध्यान दिया था, ठीक है, उनका प्रभाव इनके ऊपर आ जाता है। और ये महाम अनगा जो थी, ये इसे महिला शासन, क्या महिला शासन बोल सकते हैं, इस कई सारे नामों से इसे जाना गया है, ठीक है, पर्दा शासन भी बोला गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए अब देख लेते हैं भाई फाइनल अकबर के नवरत्न। अंतिम बिंदु है, बहुत आयोग का फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि अकबर के नवरत्न कौन कौन थे, अकबर के नवरत्नों में कौन कौन शामिल थे। तो देखिए अकबर के नवरत्नों में कौन कौन शामिल थे, सॉरी कहाँ भैया, अकबर के नवरत्न की बात करते हैं हम। पर्दा शासन हो गया 1560 से लेकर 62 तक, वहाँ एक महिला का शासन रहा है 1560 से लेकर 62, इसलिए उसे पर्दा शासन की बात की गई है, ठीक है। अकबर के नवरत्न बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन बनता है भाई यहाँ से। तो आज का लास्ट टॉपिक है अकबर के नवरत्न। भाई बात करें तानसेन, बीरबल, इन दो की पहले बात करते हैं। टोटल कितने हैं, 9, ये आपके सामने मैंने बता दिया। तानसेन की मैं बात करूं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भाई, 2-2 करते हैं। तानसेन की मैं बात करूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। तानसेन की बात की जाए तो तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतकार थे जो ग्वालियर के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश ग्वालियर के रहने। अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध राज कवि भी थे, संगीतकार के साथ साथ अकबर के राज कवि भी थे। एक हो गए। दूसरे की बात करें, चलिए बीरबल, दूसरा देखिए भाई बीरबल एक राजपूत सरदार थे और आपको पता होगा इनका मूल नाम महेश दास था। मूल नाम क्या था भैया इनका, महेश दास इनका मूल नाम था। और ये वो व्यक्ति हैं, ये महेश दास वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अकबर के द्वारा चलाए गए दीन इलाही धर्म को सबसे पहले स्वीकार किया था और एकमात्र हिंदू जिसने अकबर के दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। और उस धर्म का जो मुखिया था, जैसा आपको पता है, अबुल फजल थे। तो इलाही धर्म स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू। तो भाई ये राजपूत शासक थे। अकबर के ने इन्हें राजा की उपाधि दी, ध्यान दें, राजा की उपाधि नवरत्नों में से किसे दी थी, तथा कवि प्रिय की उपाधि दी। कवि प्रिय 2 उपाधि होगी भाई इनकी। ये अपनी वाक्पटुता और चालाकी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, ठीक है। यूसुफजई कबीले के आक्रमण के समय ये मारे गए, युद्ध हुआ एक कबीलों में, तो उस दौरान ये इनकी हत्या हो जाती है। तो भाई ठीक है, वाक्पटुता हाजिर जवाबी के लिए कौन, बीरबल। नेक्स्ट हो गया, अगला पॉइंट करते हैं, देखते हैं, फिर देखते हैं, फिर 2 देखते हैं एक साथ। अब कौन कौन है ये, पहले एक देखते हैं भाई, कटता है इसमें से, थोड़ा एक एक करके करते हैं। फिर करते हैं अब्दुल रहीम खान खाना। सब जानते होंगे इनके बारे में, ये बैरम खां के पुत्र थे। जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है तो अकबर उनकी पत्नी से ब्याह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, ठीक है। और उनके पुत्र बैरम खां को अपने संरक्षण में ले लेते हैं। तो बैरम खां कौन थे, बैरम खां के पुत्र थे कौन, अब्दुल रहीम खाना। इनका मूल नाम था अब्दुल रहीम, ठीक है। इन्हें खाना की उपाधि दी। तो पूछ लेगा क्वेश्चन में कि खाने की उपाधि किसको मिली, वो मिली अब्दुल रहीम। ये कौन है, बैरम खां के पुत्र हैं, ठीक है। और ये कवि और सेनापति भी थे, ठीक भैया। इनके द्वारा तुझ के बाबरी को फारसी में अनुवाद कराया गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट करते हैं भाई, टोडरमल की बात करें तो भैया टोडरमल क्या थे पहले भाई, अकबर के सानिध्य में आने से पहले क्वेश्चन पूछ लेगा कि अकबर के सानिध्य में आने से पहले टोडरमल कहाँ पर सेवा दे रहे थे, तो ये शेर शाह के समय में सेवा में थे। उसकी मृत्यु के बाद ये अकबर की सेवा में आ जाते हैं, अकबर की सेवा में ये वित्त मंत्री बनते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, और इन्हें भी अकबर के द्वारा राजा की उपाधि दी जाती है, ठीक भैया। नेक्स्ट ये इनकी जो विशेषता है, इन्हें जो जाना जाता है, ये भूमि सुधार, किसके लिए भैया,
भूमि सुधार या बंदोबस्त की वजह से, भू राजस्व व्यवस्था की वजह से इन्हें टोडरमल को जाना जाता है। जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि भाई टोडरमल का संबंध किससे था? भू व्यवस्था से था, बंदोबस्त से था। चलिए स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट, अबुल फजल, बहुत शानदार क्वेश्चन। अबुल फजल के बारे में हम बात करें तो अबुल फजल से जो क्वेश्चन बनेगा, एक प्रसिद्ध फारसी विद्वान और एक इतिहासकार थे। ये शेख मुबारक के पुत्र थे। कौन? शेख मुबारक के पुत्र थे। वो शेख मुबारक जिसके कहने पर अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की और एक लिबरल, एक उदार दास प्रथा को समाप्त किया और तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर जैसे करों को रोका था, खत्म किया था। ये वो शेख मुबारक हैं और इनके दो पुत्र थे। कौन? बड़े पुत्र थे फैजी और छोटे पुत्र थे अबुल फजल। और दोनों ही पुत्र अकबर के क्या थे? दरबारी कवि थे और नवरत्नों में शामिल थे। तो बात करें अबुल फजल की कि भाई दरबारी एक शायर थे। इनके छोटे भाई, बड़े भाई कौन है? फैजी। और छोटे भाई कौन है? क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि फैजी और फजल में कौन बड़ा है? तो फैजी बड़े हैं, फजल छोटे हैं। ठीक भैया। फजल भैया अकबर के एक विश्वास पात्र वजीर के रूप में सेवा दिए हैं और आईने अकबरी और अकबरनामा जैसे दो प्रमुख ग्रंथों का गुणगान इन्होंने किया है, चर्चा इन्होंने की है। नेक्स्ट अगला पॉइंट करें, मुल्ला दो प्याजा अपनी वाक्पटुता के लिए, जिस प्रकार बीरबल अपनी वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध थे ना, उसी प्रकार मुल्ला दो प्याजा भी अपनी वाक्पटुता और हाजिर जवाब के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है। इनका नाम इसलिए, और प्याज के बहुत बड़े प्रेमी थे, तो इनका नाम पड़ गया मुल्ला दो प्याजा। अकबर के 9 रत्नों में से एक छठा नंबर ये हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं अंतिम चरण की ओर, क्लास खत्म होने वाली है। राजा मान सिंह अकबर के शासनकाल का सबसे प्रसिद्ध सेनापति। अगर अकबर के दरबार में हजारों महिलाएं हरम में रहती थीं, तो इनके दरबार में भी 1500 से कम महिलाएं हरम में न रहा करती थीं। तो ये भी पूरे कलाकार आदमी थे। ठीक है भैया। नेक्स्ट बढ़े, मुगल साम्राज्य के विस्तार में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। तो भाई 7 हो गए। ठीक है, मान सिंह। उसके बाद हुमाम की बात करें तो ये जो शाही पाठशाला हुआ करती थी, जो दरबार के जो भैया मुगल प्रशासन, मुगलों के जो बड़े जो बच्चे हुआ करते थे, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी हुमाम की हुआ करती थी। इसे शाही पाठशाला बोला करते थे। जो बादशाहों के जो बच्चे हुआ करते थे उन्हें शिक्षा दिया करते थे। और लास्ट फैजी, अंतिम कौन से भैया? फैजी। ये क्या भैया? एक कवि के साथ साथ इतिहासकार भी हैं और इन्होंने या इसने गणित की पुस्तक लीलावती का अनुवाद किया था। किस भाषा में भैया? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। लीलावती का अनुवाद किस में किया है? गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी में किया है। ये इनकी विशेषता है। और एक विशेषता क्या है? ये अबुल फजल के बड़े भाई भी हैं और ये यहां मैंने आपको दिखाया है। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास भाई ये थी। आपने देखा आज मैंने आपको क्या ये बिंदु कराए हैं। इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखें। मैं आपको बता दिया हूँ, पूरा का पूरा बताया है कि शुरुआत करते हैं इसकी। आज आपके सामने मैंने इतने 9 पॉइंट क्लियर करे हैं जो स्टैटिक जीके के रूप में लेकर आया हूँ। चाहता तो एक क्लास को बहुत बड़ा कर सकता था, लेकिन मैंने एग्ज़ाम पास होने के कारण बहुत चीज़ों को छोटा बताया है। उम्मीद है एक बार देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जो बाद में जुड़े हों पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर आते हैं। थैंक यू।